सेक्टर को क्यों लाइक करते हैं? अगर मैं पावर सेक्टर का बेसिक स्केच देखूं तो उसके अंदर थर्मल कैपेसिटी अब ऐड नहीं हो रही है। जो लार्ज कैपेसिटीज़ हैं जो एनटीपीसी के पास या टाटा पावर के पास है वह थर्मल के अंदर है। एनटीपीसी थोड़ा थोड़ा, मगर प्राइवेट प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा सोलर में जा रहे हैं। तो एक सेक्टर के अंदर एक चेंज आ रहा है। तो ऐसे चेंजिंग डायनामिक्स में क्या सेक्टर का मूल्यांकन ठीक रहेगा? देखिए, पावर एक ग्रोथ सेक्टर है। इंडिया में आज केवल 6% घरों में एसी है, और एसी जो है वो आप चलाएं तो जितना एक एसी का कंजम्पशन है एक घर में, उतना कंजम्पशन बाकी सभी 10 पंखे और एक एसी बराबर, शायद एक एसी 10 पंखों से भी ज़्यादा हो। अच्छा। हाँ, तो जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, तो पावर कंजम्पशन तेज़ी से बढ़ेगा। आप सोचिए, अगर इलेक्ट्रिक कार्स आ गई देश में 15 साल में तो क्या होगा? जी हाँ, जी हाँ। तो आपकी कितनी डिमांड पावर की आएगी? वो तो पूरा पेट्रोल डीजल से आपको इलेक्ट्रिसिटी पे स्विच करना पड़ेगा। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो करेगा ये पावर के बेसिस पे ही ग्रो करेगा। तो आई थिंक पावर एक इंडिया में ग्रोथ सेक्टर है। और क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में ईएसजी के चलते, ईएसजी कंसर्न के चलते या रिन्यूएबल के चलते ऐसा लगा था बाज़ार को कि ये कन्वेंशनल पावर कंपनीज में कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। आई थिंक वो व्यू मैंने पहले भी कई बार कहा गलत था मेरे हिसाब से, और आज लगभग सभी लोग उसको मान रहे हैं। तो वहाँ पर वैल्यू है, वहाँ पर ग्रोथ है। इंडिया को और थर्मल प्लांट्स लगाने पड़ेंगे, और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में उसके अनाउंसमेंट भी मेरे समझ में आना चाहिए। और दूसरा यह है कि जो थर्मल की कंपनी है वो सोलर और विंड भी आराम से लगा सकती है। एक्चुअली थर्मल प्लांट लगाना बहुत मुश्किल है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। उसके कंपैरिजन में एक विंड मिल या सोलर लगाना तो बहुत साधारण सी चीज़ है। सोलर और विंड में जो मेन कंपैरेटिव एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है किसी भी कंपनी का, वो है आपकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। तो जो भी कंपनी पावर सेक्टर में सबसे कम रेट पे बाज़ार से पैसा बोरो कर सकती है, मुझे लगता है उसके सक्सेसफुल होने के चांस सबसे अधिक है। और जो कन्वेंशनल बड़ी पावर कंपनीज़ हैं उनकी बोरोइंग कॉस्ट बाज़ार में सबसे कम है। तो मुझे लगता है कि यही कंपनीज़ सोलर और विंड सेक्टर में भी एक बहुत अच्छा रोल अदा करेंगी। तो इसलिए ग्रोइंग सेक्टर है, तो इसीलिए मुझे ठीक लगता है। जैन साहब, आप एक हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर रहे हैं, मगर आप पब्लिक मनी जब मैनेज कर रहे थे उसमें एनएवी तो साहब डेली निकलती थी। उसमें कई बार प्रेशर होते थे, कई बार कंपल्शन होते थे। हम अक्सर कहते थे आपका फंड टॉप क्वार्टाइल में, लोअर क्वार्टाइल में, रोज स्क्रूटनी करते थे, मीडिया वाले करते थे, मैं मानता हूँ हम लोग भी करते थे। मगर आप इस नए अवतार के अंदर आपके पास लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, और जहाँ पर आप अपने इन्वेस्टर्स को बोल सकते हैं भाई 3-5 साल का ही व्यू हो तो मेरे पास आओ, तो अब आप डिफरेंट तरीके से निवेश कर सकते हैं। तो हाउ इज प्रशांत जैन इन्वेस्टिंग डिफरेंटली? लेकिन निकुंज, आप शायद ये नहीं मानेंगे, लेकिन मैंने म्यूचुअल फंड भी उसी प्रकार से चलाया। अच्छा। वो प्रेशर था, लेकिन उस प्रेशर से मैंने अपने जो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन था या जो डिसीजन था उस पर उसका कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ने दिया। और इसीलिए आप देखेंगे कि उसमें पेन भी आया साल 2-2 साल का, लेकिन हम उसमें स्थिर रहे क्योंकि हम लोग को लगता था कि वो सही निर्णय है। और समय के साथ साथ वही कंपनी जिन्होंने पेन दिया था वही जो है उस परफॉर्मेंस को उन्होंने इम्प्रूव किया। पेन बिकेम गेन। तो मेरे ख्याल से जो मैंने पहले किया और जो अब करूँगा उसमें अप्रोच में कोई विशेष फ़र्क नहीं है। खाली मुझे इतना लगता है कि जो मेरा 30 साल का अनुभव है उससे शायद आने वाले समय में आशा करता हूँ कि मैं गलतियाँ थोड़ी कम करूँ। पर आपने जैसे कई मिड थीम्स पकड़े थे, डिफेंस एक छोटा थीम था, बड़ा थीम हो चुका है, उस प्रकार का नया थीम क्या लगता है? देखिए, मैंने जो सोचा वो हमेशा आपसे शेयर किया, और मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं जो मुझे अच्छा लगता है शेयर करूंगा तो मेरी अपॉर्चुनिटी कम हो जाएगी, ऐसा मुझे कभी नहीं लगा। लेकिन आज वास्तविकता ये है कि इस बाज़ार में कोई मेरी समझ में ऐसा कोई थीम नहीं है जो कि डीपली अंडर वैल्यूड हो। ये एक बाज़ार का दौर है इस प्रकार का, लेकिन समय के साथ साथ मुझे लगता है फिर कहीं कोई ना कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी।